बच्चों, हमारा जो है काइनेमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था, उसमें ग्राफ्स ऑफ मोशन चल रहे थे। ग्राफ्स ऑफ मोशन के बारे में मैं आपको जो है काफ़ी कुछ बता चुका था, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा जो है ना इसको हम कर देते हैं। ग्राफ्स ऑफ मोशन को ब्रीफ में वापस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, slope of ST graph, displacement time graph is velocity, इसका मतलब यह है कि जो वेलोसिटी है वो ST टाइम ग्राफ के स्लोप के बराबर होती है। तो V इज ds अपॉन dt, दैट इज स्लोप ऑफ ST ग्राफ। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म ये आती है कि आपकी कब स्लोप पॉजिटिव होगी, कब स्लोप नेगेटिव होगी। तो ये बात है, तो मैं आपको कुछ बातें बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखो, स्लोप के बारे में बता देता हूं मैं आपको। ये स्लोप पॉजिटिव होती है, ये स्लोप भी पॉजिटिव होती है, ये स्लोप भी नेगेटिव होती है। अब आप देखो इनमें क्या अंतर है। वो सॉरी, सब स्लोप पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, यहां पर जो है v कांस्टेंट है, यहां पर v क्या है, डिक्रीजिंग है, और यहां पर v इंक्रीजिंग है, बस ये अंतर है। तो स्ट्रेट लाइन है तो v कांस्टेंट है, यहां पर v डिक्रीजिंग है, यहां पर v इंक्रीजिंग है। अब देखो, ये नेगेटिव स्लोप है, यहां अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो v डिक्रीजिंग है, और ऐसा ग्राफ आ रहा है तो v इंक्रीजिंग है। अब आप बात को समझिए, v नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, यहां पे नेगेटिव है, कांस्टेंट है। इसके अंदर v नेगेटिव तो है, लेकिन डिक्रीजिंग भी है, यानी धीरे धीरे करके बॉडी रुक जाएगी। लास्ट में ये बॉडी आगे जा करके ऐसे हो जाएगी। ऐसे होने का मतलब है कि बॉडी रुक गई, स्टॉप हो गई। तो ये आपका v नेगेटिव एंड स्पीड डिक्रीजिंग है। ओके, यहां क्या है, आपका v नेगेटिव है लेकिन स्पीड इंक्रीजिंग है, स्पीड बढ़ रही है बॉडी की यहां पर। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, करेक्ट। अच्छा, अब जब ये ऐसा हो गया है, तो अब हम ये जो एसटी ग्राफ जो हमने कल बनाया था, कल हमने बहुत ही डिटेल के अंदर ग्राफ बताया था और आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी कल वाले ग्राफ में, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ अप्लाई होंगी, है ना। अब देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एसटी ग्राफ के बारे में बात हो गई है ना, इसके बाद में वीटी ग्राफ की बात करता हूँ। तो देखिए, नंबर टू बात, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, VT graph is acceleration। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज एक्सीलरेशन, ठीक है। अब स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज एक्सीलरेशन, और बाकी जो है ना एरिया AT ग्राफ का जो वो है स्लोप, एरिया ऑफ AT ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी। ये आप यहाँ पर देखिए, आपका जो फॉर्मूला चार्ट है, तो सभी बच्चे फॉर्मूला चार्ट को अच्छी तरह से देखें। फॉर्मूला चार्ट में देखिए पेज नंबर 2, सब बच्चे फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 2 देखें। फॉर्मूला चार्ट के पेज नंबर 2 को जब आप देखते हैं, तो सबसे ऊपर जो है पेज नंबर 2 पर सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात की हुई है, फिर इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात की हुई है, गैलीलियोस लॉ की बात की हुई है, उसके बाद आपके एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ की बात की हुई है। तो होता क्या है आपका कि एसटी ग्राफ जो है उसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, वीटी ग्राफ बना देता हूं मैं आपके, कुछ वीटी ग्राफ बना देता हूं, वीटी ग्राफ, है ना, कुछ बना देता हूं मैं वीटी ग्राफ, बहुत सारे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। वीटी ग्राफ, देखो जी, इधर ध्यान दीजिए। ये अगर आपका ग्राफ इस तरह से है, तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, एक्सीलरेशन 0 है, इसे ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा,
अगर ये ग्राफ आपका इस तरह से आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखिए आप, अगर ये ग्राफ आपका इस तरह से है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन आपकी एक्सीलरेशन जो है ये नेगेटिव हो गई, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गई, वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, इसीलिए आपकी जो है ना ये डिक्रीज हो रही है स्पीड। आगे देखो, अगर ये इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी नेगेटिव है और स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, तभी स्पीड इंक्रीज हो रही है, दोनों नेगेटिव है। चलिए ये वाला ग्राफ है तो, ये वाला ग्राफ है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है और स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है और एक्सीलरेशन आपकी पॉजिटिव है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको स्लोप का ध्यान रखना है, ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है। अब देखो, मैं अगर एसटी ग्राफ को सबको एक साथ बनाऊं अगर एक ही पेज पर, तो देखो क्या होगा, है ना। मैं बहुत सारे ग्राफ बना देता हूं, है ना, ध्यान देना, एक एक चीज को आपको जो है ना ये याद नहीं करना है, समझ लेना है, समझ लेना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना। क्या क्या संभव है इस दुनिया में वो सब बना दे रहा हूं मैं। देखो जी, ओरिजिन तो है ही, वो तो सब में ही रहे, लिखे या ना लिखे। मैं यहाँ एस टी लिख रहा हूं, मैं यहाँ एस टी लिख रहा हूं, मैं यहाँ एस टी लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सॉरी एक काम करो ना, वेलोसिटी टाइम बदल दो ना यहाँ पे, हाँ? अब यहाँ वेलोसिटी टाइम ले लो, हाँ, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, बस ठीक है ना। हाँ अब देखो, अगर ये है तो इसका मतलब रेस्ट है, ये है इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, v कांस्टेंट है, v पॉजिटिव है और इसमें एक्सीलरेशन 0 है। अगर ये है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है और एक्सीलरेशन 0 है। आप ध्यान दो, स्लोप नेगेटिव है, करेक्ट। अच्छा, ऐसा है तो, ऐसा है तो देखो क्या है, ऐसा है तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है और एक्सीलरेशन आपकी नेगेटिव है क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। ये ध्यान रखिए, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो निश्चित रूप से एक्सीलरेशन नेगेटिव है। यहां देखो आप, अगर आपका ये ग्राफ इस तरह का है, इस तरह का है तो क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है ना, स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, राइट। अब देखो, अगर आपका ये ऐसा है तो आपका ये v कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है और v पॉजिटिव भी है, ये भी ध्यान रखो आप, है ना। आगे देखो, यहां पर अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये v कांस्टेंट सॉरी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है और v बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि vt ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन है, vt ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन है, राइट। अगर आपका ये ग्राफ इस तरह से है तो देखिए v पॉजिटिव है बिल्कुल, स्पीड घट रही है, घट रही है, एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है, ये सब बातें होंगी। अब देखना, यहाँ पे मैं माइनस एस लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, टी लिख देता हूँ, माइनस एस 0 टी, माइनस एस 0 टी, है ना, माइनस एस 0 टी, माइनस एस 0 टी, है ना।
यस, फिर माइनस वी लिख दो यहाँ पे। मतलब ये सब तरह के ग्राफ हो गए, इसके एक्स्ट्रा ग्राफ आपके लाइफ में आने वाला नहीं है। रूल क्या है? दो रूल बनाए हैं, दो रूल। कौन कौन से दो रूल? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सीलरेशन। इफ स्लोप पॉजिटिव, सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। समझ गए? स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, बॉडी स्लोइंग डाउन है तो इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट है। अगर बॉडी स्पीडिंग अप है तो इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है। करेक्ट? चलिए इधर देखो आप, ये देखिए आप एसटी ग्राफ, कि अगर मान लो ये ऐसा है तो इसका मतलब रेस्ट है, रेस्ट है तो v जीरो है ना? ओके। अगर ये मान लीजिए ऐसा आ गया तो नेचुरल है कि इसकी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव है। करेक्ट? v पॉजिटिव है और v कांस्टेंट भी है और एक्सीलरेशन जीरो भी है। करेक्ट? अब देखना जरा, ऐसे है तो इसकी खास बात यह है कि v पॉजिटिव है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन अब ये देखो, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो लास्ट में जाकर के थोड़ा और आगे बढ़ा दो तो क्या हाल हो जाएगा? थोड़ा और आगे बढ़ा दो तो ऐसा हाल हो जाएगा, यानी कि ये रेस्ट पर आ जाएगा, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव है यहाँ पे। आगे देखो, आगे देखो, अगर ये ऐसा है तो क्या हाल है? ऐसा है तो अब देखो ये तो स्पीड बढ़ती जाएगी, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। वी पॉजिटिव है, बिल्कुल वी पॉजिटिव है। आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है जी, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। ओके। और देखिए, अगर मान लो ऐसा हो रहा है तो क्या है? ऐसा हो रहा है तो अब आपको देखो ये स्लोप नेगेटिव है तो वी नेगेटिव है, बिल्कुल वी नेगेटिव। और क्या हो रहा है? रुकने वाली है बॉडी, तो इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वी नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सीलरेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक्सीलरेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये कल वाले ग्राफ से चेक करो आप। अब देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी नेगेटिव भी है साहब, और एक्सीलरेशन जीरो भी है। यहां देखिए अब आगे, अगर ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। करेक्ट? और आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है जी, स्पीड इंक्रीज हो रही है ना? यहाँ पे एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, इसका स्लोप देखो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है। इस ग्राफ का स्लोप आपका पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन अब आपका v नेगेटिव है तो इसका v नेगेटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी रुकने जा रहा है। मेरे को लगता है कि आपके सारे केस हो गए, सारे केस हो गए, इसके अलावा कोई केस होने वाला नहीं है। और बाकी तो आप जो है ना, अगर एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ निकालेंगे तो आपका डेल्टा भी आएगा, तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, है ना? देखो, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये नोट कर लो आप। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो आएगा ना, ये v और डेल्टा v आएगा बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हो, है ना? एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। और नंबर 2, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका आएगा s और डेल्टा s, ये आपका एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा। ये जो अब एरिया जो है वो निकालने में तो क्या है, आप निकाल लीजिए कैसे भी करके। एरिया कैलकुलेट करने में तो क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस, ट्रेपेजियम का एरिया होता है। तो बस ऐसे ही आप एरिया निकाल लिया करो। अगर एरिया नीचे की साइड में जा रहा है तो नेगेटिव एरिया है, ऊपर की साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव एरिया है, राइट? नेट निकालोगे तो सबको जोड़ोगे घटाओगे, तो ये सब मैथमेटिक्स का काम है। तो और वो मैथमेटिक्स आप लोग जानते हैं, ठीक है? हमने आपको जो 4 इक्वेशंस बनाई
इसको हम थोड़ा सा डिफरेंटली लिखने की कोशिश कर रहे हैं आज, चारों इक्वेशंस को। तो देखो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अब इसको आपने अगर पकड़ लिया ना, तो ये मान के चलो कि फिर आप हमेशा हमेशा के लिए जीत जाओगे काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में हारने का नाम ही नहीं है। देखो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अलग अलग तरह से लिखेंगे, है ना। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सभी बच्चे ध्यान देंगे। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैंने आपको 4 इक्वेशंस बताई थी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और चौथी बताई थी एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। ये 4 इक्वेशंस हैं। इन चारों इक्वेशंस को मैं बार बार लिखूंगा अलग अलग ढंग से, अलग अलग ढंग से। यानी कि अब आप बोर होने वाले हैं 10 मिनट के लिए जोरदार, तो मैं आपको जोरदार बोर करूंगा, है ना। हाँ, एकदम परेशान हो जाएंगे आप। क्यों? मैं बार बार वही चीज लिखूंगा, वही चीज लिखूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये मैं बोर नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके सैकड़ों सवालों के सॉल्यूशन का परफेक्ट इंतजाम कर दे रहा हूं कि आपका सवाल अटकेगा ही नहीं, आपका आंसर आएगा ही आएगा, और हमेशा करेक्ट आएगा, हमेशा करेक्ट आएगा। ठीक, तो देखो मैं चारों इक्वेशंस लिखूंगा, उससे पहले मैं कुछ और लिख देता हूं। यहाँ पे इक्वेशंस लिखने से पहले सबसे पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं, आर वेक्टर। इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसे क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। ध्यान दो, पोजीशन वेक्टर को कहते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया। फिर एस वेक्टर को कहते हैं डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर कितना हो गया? डेल्टा आर वेक्टर हो गया डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, ये हो गया आपका, है ना। अब देखो अगर आप v वेक्टर की बात करते हैं तो v वेक्टर में भी ऐसा ही होगा, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप, ये v वेक्टर होगा। अगर आप एक्सीलरेशन वेक्टर की बात करते हैं तो वहां भी ऐसा ही होगा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। अब मैं आपको जो है ना यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बातें तो करूंगा ही करूंगा मैं, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग कर देना चाहता हूं। जैसे आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर को हमने क्या लिखा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखा बेटा। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये बताइए? ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड आएगा। अच्छा जी, वी वेक्टर क्या होगा बेटा? वी वेक्टर होगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर को क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। आप थोड़ा ध्यान दो कि ये क्या कर रहे हैं आपके सर, हैं? क्या कर रहा हूं मैं? कुछ नहीं, मैं मस्ती मार रहा हूं। आई एम डूइंग नथिंग। वहां पे मस्ती मारी है, देखो इसको आर लिख दिया, फिर डेल्टा ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, है? कोई जोरदार बात नहीं, कोई जोरदार बात नहीं, एकदम सिंपल सिंपल बातें हैं। ये किया तो ये आप जानते ही हो मैग्नीट्यूड को। ये आपके पास अब डी एक्स अपॉन डी टी को कहेंगे वी एक्स आई कैप, डी वाई अपॉन डी टी को कहेंगे वी वाई जे कैप, डी जेड अपॉन डी टी को कहेंगे वी जेड के कैप। फिर आपको अगर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो नेचुरल है, हम क्या करेंगे बताओ? कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे कर देंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड, ऐसे कर देंगे। यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है, आप अलग अलग कंपोनेंट निकालो और मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब चलिए, हम जब इतनी सारी बातें हमने करी ली तो छोटी सी बात और कर लेते हैं, उसको क्यों छोड़ें साहब? ए वेक्टर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को कहेंगे डीवी वेक्टर अपॉन डीटी वेक्टर। तो देखो बेटा, जब डीवी वेक्टर अपॉन डीटी वेक्टर की बात करेंगे तो डी अपॉन डी वी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी सॉरी डी अपॉन डी वी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी वी जेड के कैप, ये आपका आ गया। तो ये आ गया ए एक्स आई कैप
ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आपका ए वेक्टर आ गया, है ना। तो इट इज योर ए वेक्टर, इट इज योर ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर आ गया। अब ए वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, ए बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कुछ नहीं करो, वही वही कहानी पुरानी, वही कहानी पुरानी है, वही कहानी पुरानी है, बस। अब हम तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ाने वाले थे, ये क्या, ये हमने ऐसे ही पढ़ा दिया कुछ बीच के अंदर, जिससे आप अलग अलग डायरेक्शंस पर सोच सकें, है ना। हाँ, कुछ नहीं किया है, सिंपल काम किया है। क्या काम किया है, सिंपल देखो क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, कोई तीर थोड़ी मारा। इधर देखना, वी वेक्टर को क्या लिखा है बताओ, वी वेक्टर को लिखा है dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, है ना। और ए वेक्टर को क्या लिखा है बेटा, ए वेक्टर को लिखा है dv वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, बस खत्म। ये दो ही बातें लिखी हैं बेटे, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। उसी को है ना बांट बांट करके लिख दिया। हाँ, असली तो यही है, असली बात तो यही है, सच्ची सच्ची बात तो यही है। अब इस सच्ची सच्ची में क्या कर दिया, उसको x y z बांट बांट के लिख दिया, ऐसे दिखा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। जैसे किया कुछ भी नहीं, किया कुछ भी नहीं है, केवल दिखा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि कुछ भी नहीं किया है। आप लोग ऐसे मस्ती मारा करो। चलो, अब इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को मैं लिखूंगा और अलग अलग तरह से लिखूंगा, आपको बोर करूंगा। यानी अब आपका बोर करने का टाइम है बहुत, लेकिन बोर होना नहीं आपको, मैं करूंगा बोर, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, आपको उसको एंजॉय करना है ना। एक ही एक बात को अनेकों बार लिखूंगा, एक ही बात बार बार लिखूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। कोई भी आदमी बोर हो जाता है जी, कि साहब ये क्या है, एक ही बात को बार बार लिख रहे हो आप, तो बोर तो होंगे ही हम, है ना। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको पढ़ाया, दूसरा आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी पढ़ाया, ए टी स्क्वायर पढ़ाया, तीसरा आपको v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ाया, चौथा आपको एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 पढ़ाया, ये आपको पढ़ा दिया। आई एम री राइटिंग दिस अगेन, दोबारा से लिख रहा हूं, दोबारा से लिखूंगा बेटा, देखना, लिखूं दोबारा, दोबारा लिख रहा हूं। v के ऊपर वेक्टर लगाऊंगा, फिर लिख रहा हूं ये लो जी, ये आपका ये तीसरी वाली इक्वेशन है, इसको मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूं, एक बार लिख दूं क्या, तीसरी वाली इक्वेशन को देखना, दोबारा लिख रहा हूं मैं। ये v स्क्वायर है ना बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v डॉट v इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a वेक्टर डॉट s वेक्टर। ये आपको मैंने बताया था कि अगर दो सेम क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, राइट। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मतलब आप देखो, इसके अंदर और इसके अंदर कोई अंतर नहीं है, केवल वेक्टर वेक्टर लगा दिया। अब आप कहेंगे सर ये वेक्टर लगाने पर क्या हो गया, अरे साहब वेक्टर लगाने पर बहुत बड़ी बात हो गई। अभी जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा ना आगे, तो पता लगेगा वेक्टर लगाने पर क्या हो जाता है ना। आज हम जूम सेशन में डिस्कस करेंगे कि अगर वेक्टर लगा दिया तो क्या हो गया, वेक्टर लगा दिया तो तूफान आ गया, बहुत बड़ी बात हो गई। चलो देखो कैसे, अब हम तीसरी तरह से बात करेंगे, लिखेंगे वापस वही, अभी छोड़ेंगे नहीं उसका पीछा उसको, क्योंकि आपको बोर भी तो करना है ना अच्छी तरह से। बोर कैसे हो गया, ऐसे ही तो हो गया बोर। देखो सबसे पहला लिख रहा हूं वी एक्स कंपोनेंट यू एक्स प्लस ए एक्स टी, देखना बेटा। नंबर 2 एक्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर
तीसरा वाला वी एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2। चौथा वाला एक्स एन स्क्वायर सॉरी एक्स एन इक्वल टू यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स इंटू 2n माइनस 1। यही है, बस यही है। इसी चीज को हम बार बार लिखेंगे। अब देखना y के अंदर क्या लिखूंगा, नंबर 1। बात तो नंबर 1 ही है ना। हाँ देखो y को क्या लिखेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। दूसरा y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तीसरा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू वाई। फिर वाई एन एनथ डिस्प्लेसमेंट, एनथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो ये आएगा यू वाई प्लस हाफ ए वाई इंटू 2n माइनस 1। राइट। इसके बाद में आप देखिए वी वाई सॉरी वी जेड यू जेड प्लस ए जेड इंटू टी। फिर जेड इक्वल टू यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार वैसे के वैसे केवल बस बदल रहा हूं, इतना सही। और पता है क्या, ये केवल मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं जिससे आपको ये समझ आ जाए कि अपन अलग अलग डायरेक्शन में एक ही पार्टिकल की मोशन के लिए इक्वेशंस लगा सकते हैं और लास्ट में जाकर के रिजल्टेंट एक साथ लिख सकते हैं, है ना। हाँ तो देखना जरा, जेड एन बराबर यू जेड प्लस हाफ ए जेड 2n माइनस 1। ये आपकी सारी इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब हम ये तो सारी इक्वेशंस आ गई। अब हम इसके अलावा इसमें कुछ और भी बातें करेंगे। तो मैं बात करूंगा रिलेटिव पोजीशन एंड रिलेटिव मोशन की। ठीक है, देखो रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव मोशन। अब आप इस बात को समझिए, रिलेटिव पोजीशन एंड रिलेटिव मोशन, है ना। देखो बेटा, रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, है ना, तो माई राइट हैंड इज हैविंग पेन, करेक्ट। माई राइट हैंड इज हैविंग पेन। अगर इस पेन को चलो मेरा राइट हैंड तो ये है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ये दीवार इधर वाली दीवार मेरे राइट हैंड पर है, तो दीवार के इस साइड में मैं हूं, तो अगर मेरी पोजीशन दीवार के रेस्पेक्ट में ली जाएगी तो कहने वाला कहेगा कि आई एम इन ईस्ट ऑफ वॉल, और वॉल को मैं क्या कहूंगा कि वॉल इज इन माई वेस्ट, क्योंकि ईस्ट इधर है। इसी तरीके से हम जब रिलेटिव की बात करते हैं तो जैसे हम कहें कि ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस पर मैं खूब सारी पॉइंट्स रख देता हूं या खूब सारे लोगों को खड़ा कर देता हूं। तो सपोज इस एक्स एक्सिस पर मैंने ओरिजिन पर जो है ना एक आदमी को खड़ा कर दिया जिसका नाम ए है, यहां पर मैंने बी को खड़ा कर दिया, यहां पे मैंने सी को खड़ा कर दिया और यहां पे मैंने डी को खड़ा कर दिया। अब जरा देखना, मैं इनकी पोजीशंस बता रहा हूं। ए का है 0, बी का पोजीशन है 10 मीटर, सी का पोजीशन है 20 मीटर और डी का पोजीशन है 30 मीटर। अब आप बात को ध्यान से सुनना। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज प्लस 10 मीटर। विथ रेस्पेक्ट टू ए यानी ए देखेगा, विथ रेस्पेक्ट टू ए यानी ए इज द ऑब्जर्वर। तो ए ऑब्जर्व कर रहा है बी को, तो जब ए बी को देखेगा तो कहेगा ए कि बी इज 10 मीटर अवे इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ए कहेगा सी इज 20 मीटर अवे इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ए बोलेगा डी इज 30 मीटर अवे इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो स्टेटमेंट देखिए ए के, है ना।
स्टेटमेंट फ्रॉम ए, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए, बेटा ए के रेस्पेक्ट में स्टेटमेंट देखो, ए के रेस्पेक्ट में स्टेटमेंट देखो, पोजीशन ऑफ बी इज +10 मीटर, पोजीशन ऑफ सी इज +20 मीटर एंड पोजीशन ऑफ डी इज +30 मीटर। ये ए के रेस्पेक्ट में है, ए के रेस्पेक्ट में। अच्छा चलो अब हम जरा उल्टा कर देते हैं, अब हम जरा उल्टा कर देते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू डी, विथ रेस्पेक्ट टू डी, यानी कि अब की बार डी को ऑब्जर्वर बना दे रहे हैं साहब, डी देखेगा सबको, डी देखेगा। ये डायरेक्शन हमारी देखो, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है। विथ रेस्पेक्ट टू डी यानी अब की बार सब डी देखेगा, डी इज द ऑब्जर्वर। तो पता है क्या आएगा डी के रेस्पेक्ट में, हम बात कर रहे हैं डी के रेस्पेक्ट में, तो पोजीशन ऑफ ए क्या आएगा बताओ, पोजीशन ऑफ ए आएगा -30 मीटर, पोजीशन ऑफ ए है ना। अच्छा पोजीशन ऑफ सी क्या आएगा, पोजीशन ऑफ सी आएगा, नहीं पोजीशन ऑफ बी लो, बी लो ना, पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी आएगा -20 मीटर डी से, डी से, और पोजीशन ऑफ सी क्या आएगा, पोजीशन ऑफ सी आएगा -10 मीटर। ये डी के रेस्पेक्ट में पोजीशन आया। अच्छा चलो अगर मैं ऑब्जर्वर सी को बनाऊं तो, अगर मैं ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू सी करूं कि सी इज द ऑब्जर्वर, यानी अब सी सबको देखेगा, तो इस साइड में नेगेटिव इस साइड में पॉजिटिव, तो सी की खुद की पोजीशन 0 हो गई, सी की खुद की पोजीशन 0 हो गई। जो ऑब्जर्वर है उसको अपने आप को मान लेना है कि फिक्स है। अब देखो तो मैं बताऊंगा सी के रेस्पेक्ट में एक्स ए कितना आएगा बताओ, मैं थोड़ा इसको ऊपर उठा दूं क्या, ये लो जी मैंने थोड़ा ऊपर उठा दिया, ये देखो एक्स ए, सी के रेस्पेक्ट में एक्स ए आएगा -20 मीटर और एक्स बी आएगा -10 मीटर, ओके, और एक्स डी आएगा कितना +10 मीटर। ये किसके रेस्पेक्ट में है, सी के रेस्पेक्ट में। अच्छा अगर मैं ऑब्जर्वर बी को बना दूं तो देखो विथ रेस्पेक्ट टू बी, अलग अलग ऑब्जर्वर हैं, तो हर आदमी अपना अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना अपना ऑब्जर्वेशन है। तो बी का ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, बी का ऑब्जर्वेशन देखिए एक्स ए ये आएगा -10 मीटर, एक्स बी, एक्स बी तो 0 आएगा भैया यहाँ तो है ना, तो एक्स ए तो ये आएगा, एक्स बी तो खुद ही 0 है, अब तो खुद आएगा ना अपने आप, तो अपने आप को 0 मानेगा वो। चलो अब एक्स बी की नहीं बात करेंगे, हम एक्स सी की बात करेंगे, एक्स सी +10 आएगा है ना, और एक्स डी कितना आएगा, एक्स डी आएगा +20। अब ये पता है क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, केवल अलग अलग आदमी ने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी बातें कही है। एक्स एक्सिस पर ए जो है 0 पर खड़ा है, बी 10 पर खड़ा है, सी 20 पर खड़ा है, डी 30 पर खड़ा है। अब तीनों ने अपनी अपनी बातें कही है। जब हमने पूछा भाई ए से कि भाई तू बता, ए से कहा कि भाई तुम बताओ विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी कितना है तो कहेगा +10, सी कितना है +20, डी कितना है +30। ये तो आपने, फिर डी ने डी से पूछा कि भैया तू बता जरा, तो डी कहता है क्या बात कर रहे हो साहब, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो वो -10 है, वो -20 और वो -30 है, ए -30 है, बी ये है, ये करेक्ट, इतना ही हो गया। अच्छा फिर सी से कहा कि जरा आप बताइए, तो सी साहब ने कहा कि साहब ये तो -20 है, ये -10 और वो +10 है, क्योंकि उधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, करेक्ट, ऐसा ही इसने कहा। अब ये जो है ना, ये बड़ी जोरदार बात हो गई, बड़ी जोरदार बात हो गई। मैं पता है क्या बोलता हूँ, इस कहानी को मैं कहता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू ए स्टोरी, और इसको कहता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू डी स्टोरी, इसको कहता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू सी स्टोरी, इसको कहता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू बी स्टोरी। अब मैं कहूँगा पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डी, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू डी, पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी। इस विथ रेस्पेक्ट को बाद में लेते हैं, है ना, इसको कह देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सी, विथ रेस्पेक्ट टू सी, विथ रेस्पेक्ट टू सी। लिखने का तरीका है जी,
लिखने का तरीका है कि आप बताओगे कैसे लोगों को कि मैंने किया क्या है, व्हाट आई एम राइटिंग। तो ये विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखने का तरीका है, डी है ये, डी है ये, विथ रेस्पेक्ट टू बी है, हमेशा ये ध्यान रखो। तो ये लिखने का तरीका है। इस तरह से हम जो है ना एक को बी की पोजीशन, अब देखो पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, अब असली पोजीशन तो यही है जो दी हुई है हमारी मेजरमेंट से। अब देखो ये पोजीशन कब आई, जब आपने बी में से ए को घटाया, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो 10 माइनस 0, ये 20 माइनस 0, 30 माइनस 0, ये कैसे आया, ए डी, डी आपका 30 है, तो ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डी, तो आप ए 0 में से आपने 30 घटाया, यहाँ पे आपने 10 में से 30 घटाया, यहाँ पे आपने 20 में से 30 घटाया, माइनस 10 आया। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं कि आप ये चीज ऐसे करो, इसको मैं यहीं रख देता हूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा ऊपर ले जाता हूं इसको, देखना क्या लिखूंगा मैं, है ना। मैं आपको पोजीशन के बारे में लिख रहा हूं, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, है ना। तो रिलेटिव पोजीशन का कंसेप्ट है ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, ये कंसेप्ट है बेटा। ये ऑफ माइनस रेस्पेक्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन है। क्या, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या है, पोजीशन ऑफ ए with respect to b, position of a with respect to b, of a with respect to b, इसको कहेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर a माइनस पोजीशन ऑफ b। ऑफ माइनस रेस्पेक्ट रूल है, ऑफ माइनस रेस्पेक्ट क्या है, रूल है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहे कि साहब आप तो ये बताओ कि क्या होगा पोजीशन ऑफ कैट विथ रेस्पेक्ट टू डॉग। अगर मान लो एक डॉग है और एक कैट है, तो इनकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे, पोजीशन ऑफ कैट विथ रेस्पेक्ट टू डॉग, तो ये आएगा पोजीशन ऑफ कैट माइनस पोजीशन ऑफ डॉग आएगा। ऑफ माइनस रेस्पेक्ट का रूल है ना। अच्छा, अब देखिए पोजीशन ऑफ एलिफेंट with respect to horse, position of elephant with respect to horse, तो position of elephant minus position of horse आएगा। अच्छा, अब देखो जैसे position of man with respect to car, तो क्या आएगा, position of man minus position of car आएगा, ऐसे आएगा आपका ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, हमेशा ही ऑफ माइनस रेस्पेक्ट आएगा। तो ये आपका फंडामेंटल फॉर्मूला बन गया रिलेटिव के लिए, रिलेटिव के लिए ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, बहुत ही फंडामेंटल चीज है। चलिए अब आप देखो उसको एक बार चेक कर लो स्टार्ट से, जो आपका एक्स था, ये बड़ा फंडामेंटल चीज पकड़ी है हमने, और आप देखेंगे कि ये 4 लोग थे, चारों की रिलेटिव पोजीशंस चेक कर लो, ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, ऑफ माइनस रेस्पेक्ट। तो देखो पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑफ माइनस रेस्पेक्ट 10 माइनस 0, पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, है ना। पोजीशन ऑफ डी विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑफ रेस्पेक्ट, ऑफ रेस्पेक्ट, है ना। अब देखना विथ रेस्पेक्ट टू डी, position of A with respect to D of minus respect, of 0 respect 30, तो of minus respect, right? Position of B with respect to D, position of B with respect to D minus 20, position of C with respect to D minus 10, ये आपके पोजीशन की बात हो गई, करेक्ट। अब हमने ये रिलेटिव पोजीशन की बात तो बड़े जबरदस्त कर दी, अब जरा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात भी कर ही लेवे, है ना। तो देखो बेटे रिलेटिव मोशन की बात करेंगे हम। देखिए हमने कहा ए विथ रेस्पेक्ट टू बी,
दिस इज व्हाट पोजीशन ऑफ बॉडी ए, पोजीशन ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, पोजीशन ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। अब ये आपका आ गया पोजीशन ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। आप इसको डिफरेंशिएट करिए तो देखो d अपॉन डी टी आर वेक्टर ए बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। और पता है इसको क्या बोलेंगे? हमने क्या बोला? पोजीशन ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, इसको हमने बोला था आर ए वेक्टर, करेक्ट। अब देखो ये वी ए भी आया, ये वी बी आया, तो उसको डिफरेंशिएट करो वहां से, क्योंकि हम तो डिफरेंशिएशन करना है ना। तो देखो डी आर ए अपॉन डी टी माइनस डी आर बी अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा। ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी आ गई। डिफरेंशिएट करोगे तो आएगी, पोजीशन को जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी। इसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी आएगी, राइट। ये चीज आ गई। अब हमारे पास में ये बात हो गई कंप्लीट, राइट। अब जब आप इसे देखेंगे तो ये आपके पास में इस तरह से हो गया, और ये आपके रिलेटिव वेलोसिटी की, तो ऑफ माइनस रेस्पेक्ट वेलोसिटी में भी आ गया। इसी तरीके से देखो, अब अगर अपन इसको एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी करना चाहते हैं, अगर आप तो देखो क्या करेंगे आप फिर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। रूल्स वही हैं, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगी। तो रूल वही का वही है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वापस से, तो डी वी ए अपॉन डी टी माइनस डी वी बी अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। ये आ गया आपके पास, करेक्ट। तो ये चीज आपके पास आ गई। अब जब आपके पास ये आ गया ना, तो आप ऐसा करिए कि इसी फॉर्म में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, रिपीट सेम चीज को लिख सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो आपने किसी के रेस्पेक्ट में निकाला। अब बॉडी ए क्या है? ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बातें की ना हमने। ए क्या है? ए कुछ भी हो सकती है, कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रेन, है ना, एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है। ए बी क्या हो सकता है? बी भी कुछ हो सकता है ना। हाँ, तो कुछ भी, बरसात, हवा, पानी, कुछ भी है ना। तो देखो अब इसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसकी इक्वेशंस लिख रहा हूँ मैं। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर 1 इक्वेशन, फिर मैं नंबर 2 इक्वेशन लिखूंगा, है ना। फिर यहाँ पे मैं नंबर 3 इक्वेशंस लिखूंगा और यहाँ पे नंबर 4 इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। तो देखो बेटा, नंबर 1 इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर, है ना, इट इज इक्वल टू यू ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर प्लस एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर इनटू टाइम टी। वही लिखा है, यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस वो वेक्टर लगा दिया और रेस्पेक्ट बना के रखा ए का, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना। हाँ रखिए। अब देखो ये क्या आएगा, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इट इज इक्वल टू यू ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी टी प्लस हाफ ये आ गया। तीसरा वाला देखो, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूं मैं, उसको आप ध्यान से देखना। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का स्क्वायर किया, यू ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का स्क्वायर किया, ट्वाइस ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बिल्कुल कुछ नहीं, वैसा का वैसा कर रहे हैं हम,
कोई भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से। चौथा वाला वही एस एन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर इक्वल टू यू ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर प्लस हाफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर इंटू 2n-1। ये आपका फोर्थ वाला इक्वेशन आ गया। कुल मिलाकर के ये आपको रिलेटिव मोशन की बातें समझ में आ गई है ना। अब मैं रिलेटिव मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख दूंगा, वो देखो आप। जैसे वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रैन with respect to man, velocity of ran with respect to man। तो velocity of ran with respect to man क्या आएगा? velocity of ran with respect to man आएगा v ran vector minus v man vector, ये आएगा velocity of ran with respect to man। अच्छा, अब जैसे velocity of कार विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्या आएगा? तो वही आएगा वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आ जाएगा, है ना बेटा। और जैसे अब वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू कार क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ कार आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूं जो कि रिलेटिव रेस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैं बताता हूं कुछ वर्ड्स, की वर्ड्स बोलते हैं इनको, की वर्ड्स। हाँ जी, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना। एक्सपीरियंसेज, देखना experiences, seems to be, looks like, feel, observation, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जो साउंड करते हैं किसके लिए? रिलेटिव के लिए, रेस्पेक्ट के लिए साउंड करते हैं, है ना। तो ये रिलेटिव का साउंड है। एक्सपीरियंसेज अलग अलग हो जाता है। एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग होगा, वो रिलेटिव एक्सपीरियंस है ना। सीम्स टू बी, ये भी रिलेटिव वर्ड को साउंड करता है। तो लुक्स लाइक, दिस साउंड्स टू बी रिलेटिव। फील लाइक, ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस पर्सन इज दिस, तो दैट इज रिलेटिव, इसे रिलेटिव कहते हैं। करेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन देता हूं, है ना। ये दो क्वेश्चन आप बिल्कुल करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, अपना दम लगाएंगे जितना भी लगा सकते हैं, है ना। फिर उसको हम आगे उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो एक नोट करिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए। देखो, अ बॉय रनिंग ड्यू ईस्ट, a boy running due east, experiences, a boy running due east, experiences air is blowing from north, ध्यान दो। A boy running due east experiences that air is blowing from north, है ना। तो अब देखिए क्या है, estimate the true direction of air flow,
एक बॉय है, लड़का है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, उसको ऐसा फील होता है कि एयर इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ। तो आपको अंदाज लगाना है कि हवा जो है किस डायरेक्शन में बह रही है, सच में कहां से आ रही है, किधर जा रही है, किधर से आ रही है। तो एस्टिमेट द ट्रू डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। देखो उसका जो एक्सपीरियंस है वो गलत हो सकता है, ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है ना। आपको ट्रू पता करना है कि सच्चाई क्या है। एक्सपीरियंस से जो वर्ड है इट सीम्स रिलेटिव वर्ड, कि रिलेटिव है, वो रिलेटिव है। नंबर 2 देखो, प्रश्न नंबर 2, इफ ही माने बॉय, ही माने बॉय, इफ ही डबल्स हिज स्पीड, if he doubles his speed, then what may be his new experience, what may be his new experience, उसका नया एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। If he doubles his speed, then what may be his new experience, उसका नया एक्सपीरियंस क्या हो सकता है वो आपको पता लगाना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं कराऊंगा आपको जूम सेशन में, राइट। इसके अलावा आप लोग ये फॉर्मूला चार्ट देखें सभी बच्चे, फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 100% कर दिया जाना चाहिए, अब तक एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 1 इट शुड बी डन 100%। पेज नंबर 2 आपका आ गया, पेज नंबर 2 को भी आपको अब कर देना चाहिए पूरा पूरा, शुरू से लेके लास्ट तक कर देना चाहिए, राइट। बाकी हम आज काफी सारी बातें जूम सेशन में भी करेंगे, मतलब जूम सेशन में तो अपनी बातें होंगी ही। अब आप ये सारे कर लो, कहाँ तक, हाँ ये काफी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, 19 तक हैं ये सारे के सारे। ठीक है, तो ये रिलेटिव मोशन का पूरा कर लीजिए, राइट। हम इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वो हम बताएंगे, राइट। चलिए जी, नमस्ते आज की। चलो एक सवाल और करना, एक सवाल और दे देते हैं आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये ग्राउंड है बेटा, एक बार ग्राउंड को अच्छी तरह देख लो सभी बच्चे ग्राउंड देख लें अच्छी तरह से ना। ग्राउंड दिख रहा है क्या, ग्राउंड दिख रहा है, राइट। इस ग्राउंड पर एक बिल्डिंग खड़ी है बेटा, बिल्डिंग खड़ी है इस ग्राउंड पर, h हाइट की बिल्डिंग है। कितनी हाइट की बिल्डिंग है, h हाइट की बिल्डिंग है। इस h हाइट की बिल्डिंग पर एक लड़का खड़ा है, यहां से उसने एक स्टोन को u स्पीड से थ्रो अप किया, तो स्टोन ऊपर गया और ऊपर जाकर के वापस नीचे आया और ग्राउंड पे जाके गिर गया। तो स्टोन को किस स्पीड से थ्रो अप किया, u स्पीड से। जब आपने छत पर खड़े होकर के, सबसे ऊपर वाली छत पर खड़े होकर के आप किसी स्टोन को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा पहले तो, फिर ऊपर जाकर वापस नीचे आएगा, वापस नीचे आके जमीन पर गिरेगा। तो वो जमीन पर गिर रहा है, टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम ऑफ फॉल। देखिए क्या क्या गिवन है आपको, u इनिशियल स्पीड गिवन है, h आपको बिल्डिंग की हाइट गिवन है, और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आप सवाल करिए, 3 सवाल। आपको टोटल टाइम ऑफ फॉल निकालना है कि जमीन पर जब आकर के वो टकराता है तो कितनी टोटल टाइम होगी, राइट। चलिए जी, नमस्ते, करिए इसको।